हेलो दोस्तों, आज हम लिथोस्फीयर टॉपिक के अंडर लैंड फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि मैंने ज्योग्राफी का एक सीक्वेंशियल लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसके तहत मैं आपको सबसे पहले लेक्चर में इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा चुका हूँ। वहीं दूसरे में रॉक्स के बारे में मैंने बताया है, रॉक साइकिल के बारे में बताया है। और आज थर्ड लेक्चर में मैं लैंड फॉर्म्स, जो कि लिथोस्फीयर का थर्ड टॉपिक है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स के अंडर में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि लैंड फॉर्म्स में जो वॉल्केनो हैं वो कैसे क्रिएट हुआ, कैसे आते हैं, हिल्स कैसे क्रिएट हुए, आइलैंड कैसे बने, कैनन कैसे बने, डेजर्ट, ओशन, रिवर, जंगल, माउंटेन्स, मार्शेस, है ना, वाटरफॉल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी क्रिएट कैसे हुए, क्या कारण होते हैं, है ना, इनकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, ये सभी के बारे में हम आगे जानेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर में सभी चीज़ें तो नहीं, बट पार्ट वाइज पार्ट मैं आपको इस सेक्वेंशियल सीरीज़ में सब कुछ बताऊंगा। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और रिंग बेल ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली पूरी वीडियोस आपको आगे हेल्प करती रहें। लैंड फॉर्म्स टॉपिक जो है, इसके अंडर हम क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, क्या ऑर्डर होगा, वो पहले जान लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ में 21% लैंड फॉर्म्स लैंड है, वेयर एज 79% जो ओशन है। ठीक है, तो इनका क्या हिस्ट्री बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ों को पहले जानेंगे और फिर हम आज के टाइम से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड प्लेट बाउंड्रीज। ये पहले की दो चीज़ मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। रिमेनिंग टू थिंग्स आई विल टीच यू इन नेक्स्ट सेशन। ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने से पहले हमको अर्थ, मैंने आपको बता दिया था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था, पिछले लेक्चर्स आप ज़रूर मेरी देखें, उसमें आपको मैंने डिस्क्रिप्टिवली बताया है। और आज मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कवर करने जा रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बेसिकली जो अर्थ था, अर्थ में जो ये लैंड मासेस थे वो कलेक्टिवली थे। ठीक है ना, इन कलेक्टिवली लैंड मासेस को हम पेंजिया के नाम से जानते थे। ठीक है, पेंजिया में ये जो 20 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था, नॉर्दर्न रीजन, वेयर एज सदर्न रीजन को हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कवर करते चलिएगा। ठीक है, और ये जो ओशंस था, ये ओशंस को पैंथालाजा, पैंथालाजा याद रखिएगा, डाउट नहीं रखिएगा। ये जो ओशन है जो सराउंडिंग्स में पेंजिया के, उसको पैंथालाजा बोलते थे। ठीक है, ये ये इसकी कुछ ओवरव्यू थे। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने बताई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बताने वाले जियोलॉजिस्ट हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब थे। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने, इसमें इन्होंने यह बताया कि जो ये थ्योरी थी, इसके अंदर ये जो पेंजिया है, लॉरेशिया है, गोंडवानालैंड है, पैंथलाजा है, ये सभी नोमेक्लेचर हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब ने ही किया था। और इनका जो ड्यूरेशन था बताने का 1912, इसके पहले कोई भी ऐसा ऑथेंटिकेटेड डेटा हमारे पास मौजूद नहीं था। फिर कुछ संशोधन के बाद 1924 में इन्होंने पूरी तरह से रिवील किया था इसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में हम जानेंगे और इसके क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पेंजिया है, पेंजिया मीन्स ये पूरा का पूरा लैंड मास, ये पेंजिया जो है ये कार्बोनिफेरस एज का है। अब आप सोचेंगे कि कार्बोनिफेरस एज क्या है। कार्बोनिफेरस एज जो है वो एक जियोलॉजिकल टाइम है। ये जियोलॉजिकल टाइम अराउंड 500 मिलियन ईयर्स एगो बोल सकते हैं हम, 500 मिलियंस एगो,
500 मिलियन ईयर एगो। ये टाइम था कार्बोनीफेरस एज का। आप जियोलॉजिकल टाइम का एक स्केल देख लीजिएगा कि क्या है जियोलॉजिकल टाइम का स्केल। कार्बोनीफेरस टाइम क्या है, कार्बोनीफेरस सी फॉर सी, इट मीन्स कार्बोनीफेरस एज में ही कोल का बनना या उसका ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ था। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंसिडेंट है पेंजिया वाला, ये कार्बोनीफेरस एज के समय का है, आप इसको याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंजिया था, पेंजिया में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये दोनों थे। लॉरेशिया के अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया आते थे, वेरस गोंडवाना के अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया आज का हमारा, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जितने भी रीजन हैं ये गोंडवाना लैंड के रीजन है। इट मीन्स सदर्न पोर्शन के रीजन है, वर्ल्ड का सदर्न पोर्शन। ठीक है, पेंथलाजा जो है ये ओशन था, मैंने आपको बताया। और मेन चीज़ इन्होंने क्या बताई कि जो ओशन है, ये जो ओशन है वर्ल्ड का, वो सीमा से बना है। सीमा फॉर एस, सी फॉर सिलिकॉन, एम ए फॉर मैग्नीशियम। ओके, सॉरी यहाँ पे सिलिकॉन नहीं है, सिलिका है, आप याद रखेंगे। सिलिका और मैग्नीशियम से इन्होंने बताया ओशन का क्रस्ट बना है, वेरस कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे, आगे मैं इनके लिमिटेशंस बताऊंगा। ठीक है ना। और दिस सिचुएशन इज कंटेम्प्रेरी ऑफ कार्बोनिफेरस एज अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो। मैंने जैसे आपको बताया 250 मिलियन ईयर एगो, 500 to 250, ये जो ड्यूरेशन है ये कार्बोनिफेरस एज का ड्यूरेशन है। तो इसी के टाइम ये जो इंसिडेंट था पेंजिया का वो हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो ड्रिफ्टिंग है इट मीन्स जो कॉन्टिनेंट, जो पेंजिया है, एक जो सुपर कॉन्टिनेंट है, ये इसका जो सेपरेशन स्टार्ट हुआ था वो मिड मेसोजोइक में हुआ था। मिड मेसोजोइक, आपको पता है कि मिड मेसोजोइक में 3 फेज हैं, एक है ट्रियासिक, एक है जुरासिक, एक है क्रिटेशियस। ये 3 ईरा हैं। जुरासिक में वही डायनासोर आपको याद आ रहा होगा, डायनासोर जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, और वहीं क्रिटेशियस में ये विलुप्त हो चुके थे। तो ये जो मेसोजोइक ईरा है इसी में ये जो कॉन्टिनेंट हैं इनका, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है, इनका सेपरेशन स्टार्ट हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इसका एविडेंस एल्फ्रेड वेगनर साहब यह देते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिकेटेड है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफर्स, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को एल्फ्रेड वेगनर की इस थ्योरी से लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि मैचिंग कोस्ट लाइन जिग्सॉ फिट, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, आप जैसे मैंने बताया पेंजिया में लॉरेशियन है, लॉरेशियन नॉर्थ अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया, एशिया आ गया। अगर आप इन तीनों को मिलाएंगे तो ये जिगसॉ फिट होंगे, सेम एज गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और जितने भी सदर्न के रीजन हैं इन सब को आप मिलाएंगे तो ये जिगसॉ फिट में अटैच हो जाएंगे। जैसे कि ये अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है ना, ये अफ्रीकन प्लेट जैसे ही कनेक्ट होगी इंडियन प्लेट से तो ये अटैच हो जाएगी इसमें। ठीक है, वहीं ये जो अफ्रीकन प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये दोनों अटैच होंगे तो एक दूसरे से फिक्स हो जाएंगे। इट मीन्स कोई भी लूप होल या गैप क्रिएट नहीं रहेगा। तो ये एक पहला ऑथेंटिकेटेड एविडेंस था। दूसरा एविडेंस क्या था, सिमिलरिटी ऑफ एज ऑफ द रॉक्स। इट मीन्स कि जो रॉक हमको ये जो वेस्टर्न अफ्रीका वहाँ मिल रही है वो सेम रॉक ईस्टर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका में मिल रही है। ठीक है, ये पहला और बहुत ऑथेंटिकेटेड एविडेंस था एल्फ्रेड वेगनर साहब की ओर से। नॉर्थ अमेरिका की जो भी रॉक्स के करेक्टरिस्टिक हैं वही रॉक का करेक्टरिस्टिक यूरोप के रॉक के करेक्टरिस्टिक से मिलता जुलता है। मतलब कार्बन डेटिंग अगर किया जाए उन रॉक्स का तो वो सेम पीरियड के दिखते हैं और सेम मिनरल्स के मिलते हैं, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी है वो और भी ज़्यादा सॉलिडिटी के साथ सामने आती है। थर्ड जो देखेंगे वो है फॉसिल्स एविडेंस। फॉसिल्स एविडेंस में जाएंगे तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका के ईस्टर्न रीजन में जितने भी स्पीसीज़ मिलते हैं वो सेम स्पीसीज़ हमको अफ्रीकन के वेस्टर्न रीजन में मिलते हैं।
ठीक है। जो हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के स्पीसीज से एग्जैक्टली मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ऑथेंटिकेट हो जाता है। इनके जो कुछ एविडेंस है, जिग्स ऑफ फिट ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और सिमिलरिटी एज ऑफ द रॉक्स, एंड थर्ड वन इज़ द फॉसिल्स एविडेंस। ये तीन एविडेंस अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दिया जिसकी काट आज तक कोई नहीं कर पाया है। ये तीनों ऑथेंटिकेटेड है, जिसकी वजह से ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फोर्थ में आते हैं पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस एंड ग्लेशियल एविडेंस इन ट्रॉपिकल लैंड्स। इट मीन्स कि जो ट्रॉपिकल लैंड हैं इसके जो 10 डिग्री साउथ 10 डिग्री नॉर्थ जो भी क्लाइमेटिक एक्सरसाइज आज भी होती है वो उस समय भी होती थी। ये एविडेंट दिया वैगनर साहब ने। यहाँ पे यहाँ पे जो भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और जो हैबिचुअल हैं, जो इस रीजन में और इस रीजन में सेम क्वांटिटी में हैं, है ना, उनकी जो करेक्टरिस्टिक है सेम है, उनकी जो हैबिटेट है वो सेम है। तो ये पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस रिगार्डिंग विद द मरीन लाइफ एंड द क्लाइमेटिक थिंग्स, इन दोनों को साथ में लाकर ये चौथा पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस दिया वैगनर साहब ने। ये फिगर में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिगर में जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ अमेरिका के इस रीजन में जो स्पीसीज़ हैं वो अफ्रीका के भी वेस्टर्न रीजन में हैं। जो अफ्रीका के ईस्टर्न रीजन में है वो इंडिया के वेस्टर्न में है। इट मीन्स अगर आप इन सब प्लेट्स को मैच कर दो और इनकी स्पीसीज रॉक्स फॉसिल्स को देखो तो सब के सब सेम हैं। ओके, ये जो प्लेट्स हैं ये इमेजिनरी प्लेट्स आप अटैच करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगी। ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो छोटी छोटी और भी प्लेट्स हैं ये ओशियन क्रस्ट की प्लेट्स हैं। आप इन पे ये नहीं सोचिएगा कि सब लैंड मास के हैं, कुछ ओशनिक क्रस्ट हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं। ये सब आप मैच करेंगे एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाएंगे। अब लिमिटेशंस में आते हैं कि वैगनर साहब ने थ्योरी तो बड़ी ज़बरदस्त दी थी, लेकिन इस थ्योरी में क्या ऐसा था जो कि पूरे जियोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहा था। पहली चीज़ जो इनकी लिमिटेशंस में आती है वो है पोलर फ्लीइंग फोर्स। पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये है इक्वेटर। तो वैगनर साहब ने ये बोला कि ये जो ड्रिफ्टिंग हुई थी लैंड मास की, वो ड्रिफ्टिंग का जो डायरेक्शन था वो पोल टू इक्वेटर था। इट मीन्स दिस वन, इट मीन्स पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट यहीं पे कहीं पे रहने चाहिए। बट ये थ्योरी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका यहाँ, साउथ अमेरिका यहाँ, यूरोप यहाँ, यूरेशियन प्लेट ऐसा है ना, अफ्रीकन ऐसा और अंटार्कटिका, मतलब सब के सब 3D में हैं। इट मीन्स कोई भी एक सेम इक्वेटर पे अपने को नहीं मिलता है, सबकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं। तो ये जो पहली थ्योरी थी वैगनर साहब की वो गलत साबित होती है। दूसरी थ्योरी उन्होंने ये बताया कि टाइडल फोर्स के द्वारा ये जो कॉन्टिनेंट था सुपर कॉन्टिनेंट वो सेपरेट हुआ होगा। ये है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। ठीक है। क्या सन और मून के बीच जो अट्रैक्शन है उससे जो टाइडल फोर्स क्रिएट हुआ, क्या उसमें उतनी पावर है कि वो इतने बड़े लैंड मास को सेपरेट कर पाए? आज भी टाइडल पावर्स क्रिएट होती जिसकी वजह से टाइड्स और एब्स आते हैं। बट कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेट फ्लो होके कहीं और चली गई हो, है ना। तो इन्होंने ये ज़रूर बोला कि ये 10-100 मिलियन ईयर की प्रोसेस है सेपरेट होने की। बट टाइडल फोर्स आज भी हैं, बट ये उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो किसी लैंड मास को सेपरेट कर पाए। दिस इज़ totally false statement given by the Alfred Wegener. All the geologists said this. Okay,
तो उनकी दोनों जो थ्योरी थी ड्रिफ्टिंग की वो गलत साबित होती हैं। आगे ये कहानी अभी बंद नहीं होगी, क्योंकि ड्रिफ्टिंग की थ्योरी जब तक सामने नहीं आएगी कि ड्रिफ्ट कैसे हुआ कॉन्टिनेंट, ड्राइविंग फोर्स क्या था उसका, तब तक ये थ्योरी बंद नहीं होगी। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज हुआ कि ड्राइविंग फोर्स बताइए कि ड्राइविंग फोर्स आया तो आया कैसे। दूसरा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून क्या इतना स्ट्रांग था कि सेपरेट कर गया पूरे लैंड मास को। थर्ड, सियाल और सीमा, हम जानते हैं कि सिलिकॉन एल्युमिनियम और सिलिका मैग्नीशियम, ये जो थ्योरी है ये बहुत पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। हमने पी वेव्स पढ़े, एस वेव्स पढ़े, जिससे हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में समझा कि जहाँ पी वेव्स एस वेव्स कहाँ ट्रेवल करती हैं, तो वहाँ सॉलिड, लिक्विड और सेमी मोल्टेन सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हमारे आते हैं आर्थर होम साहब। आर्थर होम साहब ने पूरी कुंडली खोल के रख दी ड्राइविंग फोर्स की। इन्होंने जो बताया इसकी काट आज तक नहीं मिली है लोगों को। ये फुली एक्सेप्टेड थ्योरी है आर्थर होम्स की। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि ये मान लीजिए ओशनिक क्रस्ट है, इस ओशनिक क्रस्ट के नीचे लिथोस्फियर है, ठीक है, इसके नीचे एस्थेनोस्फियर है, एस्थेनोस्फियर में ही मेंटल होता है, ठीक है। तो इस मेंटल में कन्वेक्शंस करंट होती हैं जो कन्वर्जेंट भी हो सकती हैं और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी में ये बताया कि यहाँ कन्वर्जेंट सेल है और डाइवर्जेंट सेल है, कन्वर्जेंट सेल है और डाइवर्जेंट सेल है, जिसकी वजह से जो क्रस्ट होते हैं वो हो सकता है पास में आ जाएं, टकरा जाएं, या हो सकता है कि ये एक दूसरे से दूर चले जाएं। इन्होंने कन्वेक्शन करंट थ्योरी में यह बताया। ठीक है, इन्होंने ये जो थ्योरी थी 1950s में दी थी। ठीक है, इसने उन्होंने ओशियनिक फ्लोर जो होता है इसके बीच जितनी भी सबमरीन लाइफ, यॉट्स, सबमरीन हिल्स और ट्रेंचेस, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं ओशियनिक क्रस्ट में, वो सब कन्वेक्शन से थ्योरी में हमको पता चलती हैं। ठीक है, सबमरीन हिल्स, यॉट्स, मिड ओशनिक रिज, ट्रेंचेस। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि ठीक है आर्थर होम साहब ने ड्राइविंग फोर्स बता दिया, सब कुछ कर दिए, है ना, ओशनिक क्रस्ट के बारे में चीज़ें बता दी, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस का क्या? पहला क्वेश्चन कि जितनी भी ओशनिक क्रस्ट हैं वर्ल्ड में, वो ओशनिक क्रस्ट मिड मेसोजोइक ईरा से पुरानी नहीं है। मिड मेसोजोइक ईरा का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये 245 मिलियन से लेकर 65 मिलियन की बात कर रहा है, मिलियन ईयर्स, ओके, याद रखेंगे आप, मिलियन ईयर्स। तो 245 से 65 मिलियन ईयर अगो से पुरानी ओशनिक क्रस्ट जो आज एग्जिस्ट करती हैं पुरानी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे? ये पहला क्वेश्चन अराइज हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एज इंक्रीज अवे मिड ओशनिक रिज। मैं भी आपको मिड ओशनिक रिज के बारे में बताऊंगा कि मिड ओशनिक रिज होता क्या है। जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रिज से दूर जाते हैं, जो ओशनिक क्रस्ट का एज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है। वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? इट मीन्स मिड ओशनिक रिज के पास का जो ये क्रस्ट है वो ज़्यादा यंगर है कंपेरेटिवली टू फार अवे क्रस्ट। तो आप ये क्यों, आप ये समझाएं। ठीक है ना। थर्ड, ये पूछा गया कि सी माउंट्स डिफॉर्म एट ट्रेंचेस। मैं भी ट्रेंच भी बताऊंगा आपको कि ट्रेंच क्या होते हैं। ठीक है, बोला कि जो ट्रेंचेस हैं, जो ट्रेंचेस बनते हैं, पैसिफिक ट्रेंच सुना है आपने, ऐसे ही कुछ है ना, अभी अब दिमाग में लेके चलिए। तो जो सी माउंट्स होते हैं, जो हिल्स होते हैं, क्रस्ट होते हैं, बड़े बड़े सबमरीन हिल्स अंडर ओशंस ये होते हैं, ये ट्रेंचेस में जाके गैप क्यों हो जाते हैं, ख़त्म क्यों हो जाते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ठीक है, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे।
अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1961 में ये थ्योरी प्रपोज की गई थी और इसको प्रपोज करने वाले थे हैरी हेस और डिट्स, ठीक है ना। इन्होंने जितने भी ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली ये उठाए, इन्होंने सभी का आंसर दिया रिगार्डिंग विद द मैपिंग यूजिंग कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ओके, इन्होंने मिस्ट्री ऑफ मिड ओशनिक रिज के बारे में रिवील किया कि MOR क्या है, व्हाट इज़ द ट्रेंचेस, सब की चीज़ों के बारे में बताया। देयर इज 300 मिलियन गैप बिटवीन द न्यू ओशियनिक क्रस्ट टू ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट। बात समझ में आ रही है। ये मिड ओशियनिक रिज है, यहाँ से जो न्यू क्रस्ट है और जो दूर के ओशनिक क्रस्ट हैं, इन दोनों के बीच का जो ईयर गैप है वो 300 मिलियन ईयर एगो है। तो ये इस पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी डिस्कस इनटू पार्ट बाय पार्ट, है ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हम आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाएंगे क्या होता है। सबसे पहले तो मिड ओशनिक रिज के बारे में आप समझेंगे कि मिड ओशनिक रिज है क्या। हम ये मान के चलते हैं कि ये है ओशनिक क्रस्ट। इस ओशनिक क्रस्ट में नीचे कन्वेक्शन सेल एक्टिव है। क्या एक्टिव है? कन्वेक्शन सेल्स। कन्वेक्शन सेल के एक्टिव होने से दो प्रकार की लिम्स होती हैं, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। ये दोनों लिम्ब भी कन्वेक्शन सेल के अंदर ही जो हैं ये एक्टिव हैं, यही काम करती हैं। तो जो कन्वर्जेंट लिम्ब होती है ये क्या काम करती है, ठीक है। कन्वर्जेंट लिम्ब को भी हम राइजिंग लिम्ब बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्जेंट लिम्ब या राइजिंग लिम्ब है, ये क्या करती है, ये ओशियन क्रस्ट को तोड़ने का काम करती है। तोड़ने का मतलब ब्रेक करने का काम कर रही है। ओशनिक क्रस्ट को ब्रेक करने का काम कर रही है। इसके ब्रेक होने के बाद इससे बेसाल्टिक इरप्शन होता है। बात समझ में आ रही है। ये ओशनिक क्रस्ट है, इसको जो कन्वर्जेंट सेल थी उसने ब्रेक कर दिया, इससे निकलेगा बेसाल्ट। बेसाल्ट और कुछ नहीं, वही लावा है जो नीचे हमारे मैग्मा है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा है। मैग्मा जब ऊपर आए तो वो लावा हुआ। लावा में जो कंटेंट होता है वो बेसाल्टिक होता है। वही बेसाल्टिक कंटेंट हमारे ओशनिक क्रस्ट पर आता है एंडीसिटिक के रूप में। एंडीसिटिक और कुछ नहीं, एक मीडियम है। जब वो शहद, आप शहद समझते होंगे, वो शहद का जो मीडियम है बहने का, अगर वो कुछ ऐसा विस्कस मीडियम उसका हो जाए तो वो एंडीसिटिक कहलाता है। अगर वो पानी जैसा बहे तो वो बेसाल्टिक कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो हैं वही, बट उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो अलग अलग हैं। तो एंडीसिटिक आता है क्या, ओशनिक क्रस्ट पे, और ये आके यहाँ जम जाता है, ठीक है। जमने के बाद ये ओशनिक क्रस्ट का रूप ले लेता है। इस ओशनिक क्रस्ट बनने के बाद डाइवर्जेंट सेल एक्टिव होती हैं और ये इस न्यू ओशनिक क्रस्ट को एक्सपांड करने का काम करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। चीज़ों को बार बार रिकैप करके सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। मैंने जो जो बताया वही है। बेसाल्टिक इरप्शन हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ लावा, रिजेस बने। रिजेस मतलब और कुछ नहीं होता बेटा, जो ओशनिक क्रस्ट है। रिज मतलब होता है उभार। किसी भी, जैसे ये लैंड है, ये ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रिज हो जाएगा। किसी रिज में क्रैक आ गया तो इसी से एक्यूमुलेशन ऑफ लावा हो गया, बेसाल्टिक इरप्शन हो गया, और यही सॉलिडिफाई होकर पत्थर बन गया। पत्थर बन गया तो ओशनिक क्रस्ट डाइवर्जेंट सेल की वजह से ये एक्सपांड हो गया, ओशनिक क्रस्ट बनते गए। ऐसे ही यही साइकिल चलती जाती है ना। आप समझेंगे, है ना। फिर आता है कि नाउ एक्सपेंशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट डन बाय द डाइवर्जेंट लिम्ब। जैसे मैंने आपको बताया वही चीज़ है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। दूसरी चीज़ है मिड ओशनिक रिज ट्रेंच। अब ये ट्रेंच क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छा फिगर है ये, आप इसको देख के समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसा मैंने आपको बताया तो उस हिसाब से समझ जाना चाहिए अब तक। तो ये जो ओशनिक प्लेट्स हैं, अगर ये यहाँ पे डाइवर्जेंट सिस्टम क्रिएट है तो यहाँ पे रिज क्रिएट हो गया, ठीक है।
अगर यहाँ पे कन्वर्जेंट सिस्टम क्रिएट है तो यहाँ पे ट्रेंच बन गया। बात समझ में आ रही है। अगर ओशनिक ओशनिक दो क्रस्ट हैं, ओशनिक ओशनिक क्रस्ट हैं, ये दोनों आपस में कोलाइड होने वाले हैं, तो जो लार्जेस्ट पार्ट होगा, लार्जेस्ट समझ रहे हो, जो सबसे बड़ा होगा वो हैवियर होगा, और हैवियर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट पार्ट होगा वो सबडक्ट, सबडक्ट मतलब समझ रहे हैं, नीचे घुस जाएगा, नीचे घुस जाएगा मतलब जैसे कोलोजन होगा तो जो हैवीएस्ट पार्ट है वो कोलाइड होकर नीचे चला जाएगा, एस्थेनोस्फीयर रीजन में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ मॉल्टन स्टेट में हीट की वजह से बेसाल्टिक इरप्शंस साइकिल वही चलेगी, वोल्केनिक एक्टिविटी फिर होने लगी। तो बात समझ में आ रही है, ये एक प्रकार की साइकिल है। इट मीन्स यहाँ ट्रेंचेस हैं, ये एक बेल्ट की तरह काम करता है, आप समझिए बात को। ओशनिक क्रस्ट जो है एक बेल्ट की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ जाके ट्रेंचेस में सबडक्ट हो गया, सबडक्ट होके फिर यहाँ क्रिएट हुआ, फिर ट्रेंच में जाके सबडक्ट हो गया, फिर यहाँ क्रिएट हुआ, फिर सबडक्ट में जाके सबडक्ट हो गया, मतलब नीचे चला गया। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, इसको आप समझिए, है ना, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है ये ओशनिक क्रस्ट। तो इसमें सब कुछ वही लिखा होगा कि एट ट्रेंच ओशियन फोर डिस्ट्रॉयड मेल्टेड इन मेंटल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओशनिक फ्लोर है वो ट्रेंच में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर वही ओशन के साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। ओशनिक जो क्रस्ट होता है उसकी जो विड्थ होती है, मैंने आपको बताया, ये जैसे ओशनिक क्रस्ट है, ये यहाँ मानते हैं ये ओशनिक क्रस्ट है, तो इसके नीचे इतना लिथोस्फियर है, फिर इसके नीचे एस्थेनोस्फियर है। तो ये जो लिथोस्फियर है इसकी जो विड्थ होती है, यही विड्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ओशनिक क्रस्ट की विड्थ है वो 2 किलोमीटर होती, 2 किलोमीटर की होती है। वही जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो विड्थ होती है वो 40 से 60 किलोमीटर तक की होती है। तो इसको आप याद रखेंगे। ओशनिक फ्लोर एक्ट लाइक कन्वेयर बेल्ट, मैंने आपको बताया कैसे कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है। और लास्ट पॉइंट इज ओशनिक फ्लोर साइक्लिक प्रोसेस 300 मिलियन ईयर्स, मैंने आपको बताया है कि 300 मिलियन कैसे, जो न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हुई, जो ओल्ड ओशनिक क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में जो बनने का समय है वो 300 मिलियन ईयर्स एगो है। और ये जो टाइम है ये मेसोजोइक का टाइम है, इसीलिए मेसोजोइक से पुराना कोई भी ओशनिक क्रस्ट आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। बात समझ आ रही है। तो ये आंसर आपको मिल रहे होंगे, जो क्वेश्चन मैंने राइज किए थे शुरू में वो आंसर आपको मिल रहे होंगे, तो आप इसको समझते जाएंगे, आंसर आपको मिलता जाएगा। लास्ट इसका पॉइंट है पैलियोमैग्नेटिज्म। क्या होता है पैलियोमैग्नेटिज्म? पैलियोमैग्नेटिज्म को मैं ओवरव्यू दूं, ये है ओशनिक क्रस्ट, ओके, ये है मिड ओशनिक रिज जो मैंने आपको बताई। मिड ओशनिक रिज के आसपास क्रिएट होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट बाद नॉन मैग्नेटिक फील्ड, देन फिर मैग्नेटिक, नॉन नहीं बोलेंगे, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड, देन रिवर्स, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ये जो प्रोसेस है ये एक स्ट्रिप की तरह काम करती है पूरे मिड ओशनिक रिज में। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें ये बता रहा है मैग्नेटिज्म ऑफ रॉक्स अलॉन्ग विद मिड ओशनिक रिज, जैसा मैंने को बताया। मोल्टन लावा गेट्स पोलैरिटी ज्योमेट्रिक फील्ड ऑफ दैट पीरियड सॉलिडिटी। ठीक है, सॉलिडिटी की सॉलिडिफाई होता है, उसी के जस्ट बाद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू कर देते हैं, है ना। फिर ये बोला है कि मैग्नेटोमीटर से मैग्नेटिक पैरेलल स्ट्रिप्स को मेज़र किया जाता है, नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक प्रोफाइल, जैसे मैंने आपको बताया, इन सबको मैग्नेटोमीटर से मेज़र किया जाएगा। फर्स्ट कार्ल्सबर्ग रिजेस इंडियन ओशन, जो पहला रिज था वो पता किया था इंडियन ओशन में कार्ल्सबर्ग ब्रिज नाम से। आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये है कार्ल्सबर्ग रिज, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये है मेडागास्कर नीचे। तो ये कार्ल्सबर्ग रिज है, रिज और कुछ नहीं, MOR ही है ना, MOR ही है। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ जिसे हमने मेज़र किया, और एक नई थ्योरी सामने आई कि रिजेस के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड
कहीं ना कहीं मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से इंटरकनेक्टेड होती हैं और टाइड्स और एब्स आने में भी एक अहम फैक्टर निभाती हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया किसने किया था? वाइन और मैथ्यूज, साइंटिस्ट हु डिफाइंस ओशनिक फ्लोर एक्ट एज अ मैग्नेटिक टेप की तरह काम करते हैं ओशनिक फ्लोर। ठीक है, जहाँ MOR होगा, मिड ओशनिक रिज होगा, वहीं पे मैग्नेटिक टेप भी क्रिएट होगा, ये आपको याद रखना है। अब कॉन्क्लूज़न देख लेते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद इसकी क्या कॉन्क्लूज़न है। ठीक है, पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो इससे ये समझ में आता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो पीरियोडिकली रिवर्स भी है। जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है, फिर रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। तो जियो मैग्नेटिज्म की भी एक सिचुएशन आती है जहाँ दोनों पोल सेम होते हैं, डाइपोलर नहीं हो पाते हैं, और एक जियो मैग्नेटिज्म की स्थिति भी कभी कभी क्रिएट हो जाती है, जिससे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो प्लेट की मूवमेंट का जो रेट है वो भी क्या होता है? स्लो हो जाता है। ये भी एक इसका रीज़न है। फिर मैग्नेटिक, फिर नॉन मैग्नेटिक, फिर समझ ना आप, नॉन मैग्नेटिक, रिवर्स मैग्नेटिक। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। इसमें बताया गया कि रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग डिसाइडेड बाय, जो कोई, जैसे ये कोई सी फ्लोर है या कॉन्टिनेंट है मान लीजिए, ये स्प्रेड कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है आपको? ये सी पे तैर रहे हैं, महासागरों पे तैर रहे हैं। तो इनके जो तैरने की दर है वो कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड होती है एज ऑफ द क्रस्ट। जो क्रस्ट है उसका एज, इट मीन्स वो ओल्डर है, यंगर है, वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती हैं, जैसे कि एक ओशनिक क्रस्ट है, मिड ओशनिक रिज है, ये स्ट्रिप्स हैं। इनके जो स्ट्रिप्स की दूरी अगर दूर दूर होंगी तो वो स्लो रहेगा फ्लो होने में, पास पास रहेंगी तो उनका रेट ऑफ फ्लो हाई रहेगा। बात समझा ना, ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें स्लोवेस्ट कौन है, जो कौन सा कॉन्टिनेंट जो स्लो एकदम फ्लो कर रहा है, वो है आर्कटिक। इसका जो फ्लो का दर है या रेट है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। वहीं सबसे फास्टेस्ट कोई कॉन्टिनेंट तो नहीं, बट वेस्ट ऑफ चिली एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, इसका जो रेट है वो 15 सेंटीमीटर पर ईयर है। समझ रहे हो? तो ये सब फैक्ट्स आप नोट कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सबसे फास्टेस्ट वही है ना, और जितनी जो फास्टेस्ट होगी वही सबडक्ट होगी, और वहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो आप इन सब चीज़ों को समझेंगे कि ओशन एक प्रकार की साइकिल है कि क्रिएट हो रही है और ट्रेंचेस में जाके सबडक्ट होके फिर वो मॉल्टेन स्टेट में जाके फिर बेसाल्टिक इरप्शन होके फिर वही प्रोसेस चलती रहती है। बट ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि हर एक दिन या 2 दिन में चलती है। इनको इनको ये जो साइकिल, इसको बनने के लिए अबाउट 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ये नहीं है कि 1-2 दिन में हो रहा है ये सब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और ये सब कुछ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ ये वीडियो यहीं तक है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और भी इसके आगे जो डाइवर्जेंट बाउंड्री हैं, प्लेट डाइवर्जेंट बाउंड्री हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप निसंदेह कमेंट करें और मैं इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।